Hello students, welcome back. Welcome to the part 7 of chapter 8 class 12th chapter 8 D and F block elements. ठीक है, तो D and F block element में पहले हम D block elements पढ़ रहे हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम कहाँ तक कर चुके हैं? हमने जो लास्ट पार्ट था दैट इज पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर हमने मैग्नेटिक बिहेवियर, टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी के बारे में हम कर चुके थे। अब हम आगे की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है? जैसे इंटरस्टिशियल एक साइट होती है जब आप किसी भी एलिमेंट को देखते हैं, मींस किसी भी कंपाउंड को देखते हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड को या ट्रांजिशन एलिमेंट को, तो उसमें आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होती है सबकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है या आप कह सकते हैं क्रिस्टल लेटिस होती है। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस में क्या होता है कि जो एटम होते हैं, मीन्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, मतलब वो इस तरीके से अटैच्ड रहते हैं, या तो इस तरीके से रहें या किसी भी तरीके से रहें, तो इनके बीच में जो ये स्पेस बच जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। तो हमने बताया था द वैकेंट स्पेस अदर देन द लैटिस साइट। लैटिस साइट को छोड़कर जो अलग स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स इंटरस्टिशियल compounds with smaller elements। तो क्या होता है स्मॉलर एलिमेंट्स? जैसे आप कह सकते हो हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं? ये क्या है? स्मॉल एलिमेंट है, या आप कह सकते हैं इनके जो एटम्स होते हैं स्मॉल एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल एटम्स क्या करते हैं? जो इंटरस्टिशियल साइट होती है इन ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसकी इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं। तो क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? कि द कंपाउंड्स इन विच देयर इज स्मॉल एटम इन द interstitial site of any crystal structure of ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट होती है, जब उस इंटरस्टिशियल साइट पर कोई स्मॉल एटम आ जाता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, इस तरीके के जो एटम्स आ जाते हैं, तो जो कंपाउंड आपको मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे? हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं दे आर मोस्टली नॉन स्टिशियोमेट्रिक। स्टिशियोमेट्रिक का मतलब है कि उसमें एक क्या होता है, उनके कंपाउंड में एक क्या कह सकते हैं, एक सिंपल रेशियो नहीं होता है। जैसे आप बात करते हैं CO2, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो कितना है? 1:2 है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे TiH 1.8 हो गया, या आप कह सकते हैं VH 1.8 हो गया, PDH 0.8 हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंपल रेशियो फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो स्टिशियोमेट्रिक भी होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं
Mn4C2 या Fe3C या Mn5N, इस तरीके के ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, जो स्टीरियोमेट्रिक होते हैं, दे फॉलो द ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। ऑक्सीडेशन स्टेट रूल क्या होता है कि भाई दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट रूल का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने ग्रुप से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करना चाहिए। उसी रूल को फॉलो करते हुए ये कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, स्टीरियोमेट्रिक भी होते हैं, जो लेकिन मोस्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टीरियोमेट्रिक बिकॉज देयर इज नो सिंपल रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द स्मॉल एलिमेंट, जस्ट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, और इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो ना तो कोवलेंट होती है और ना ही आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इनकी बॉन्डिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, या तो वो आयनिक होती है या कोवलेंट होती है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग होती है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो आयनिक है या कोवलेंट है। ठीक है, आया समझ में? तो आप कह सकते हैं कि बॉन्डिंग इज नाइदर कोवलेंट नॉर आयनिक। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं, तो उनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज चेंज और कुछ प्रॉपर्टी चेंज भी नहीं होती हैं। जस्ट लाइक क्या होते हैं, दे बिकम हार्ड, या कह सकते हैं हार्डर देन द पेरेंट मेटल। ठीक है, जैसे आपका क्या था, TiH था, तो ये जो है TiH ये Ti से ज़्यादा हार्डर होगा। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं दे रिटेन इलेक्ट्रिकल, या आप कह सकते हैं मेटलिकल कंडक्टिविटी। मेटलिकल कंडक्टिविटी में आपकी दोनों आ जाते हैं, मतलब जो मेटलिक बिहेवियर होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, और इनकी जो हार्डनेस होती है, जैसे आप कह सकते हैं जो बोराइड्स होते हैं, बोराइड्स दे अप्रोचेस टू डायमंड इन हार्डनेस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए किस स्मॉल एलिमेंट के इंटरस्टिशियल कंपाउंड ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो ये होते हैं बोरोन के। अगर बोरोन इंटरस्टिशियल साइड पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्या बना लेता है, एलिमेंट बना लेता है। दूसरा, उनके जो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, आप कह सकते हैं हायर देन पेरेंट मेटल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं, तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में हम कह सकते हैं दे बिकम केमिकली इनर्ट। ठीक है, वो केमिकली क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेता है तो उनकी केमिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो हैं वो कैसे बनते हैं, जब कोई स्मॉल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट होती है उस पर आ जाता है, तब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड को नॉन स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सिंपल रेशियो रूल फॉलो नहीं होता है एटम्स के, एलिमेंट के एटम्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन
तो एलॉय फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको एलॉय के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे एलॉय फॉर्मेशन की। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या ऑफ विच एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर द हार्डेस्ट। मीन्स आपको हर एक चीज के लिए तैयार रहना है। कंपटीशन के अंदर या एग्जाम के अंदर आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी एंड द नोट्स गिवन टू यू so that you will be able to answer each and every question. Okay, now we will move to the next property, that is alloy formation. ठीक है, alloy formation क्या होता है? मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स एलोइज। और ये एलोइज क्या होते हैं? एलोइज को आप कह सकते हैं होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होते हैं, और जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो वो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में ही रहता है, ठीक है। होमोजीनियस क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे आर यूनिफॉर्म और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ऑफ वन मेटल टू अनोदर, ठीक है। एक मेटल के एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मीन्स यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि या तो दोनों की क्या होता है, साइज एक जैसा होता है, लेकिन वो रैंडम होते हैं। कहीं पर किसी के एटम होते हैं, कहीं पर किसी के एटम होते हैं, ठीक है। और आप उनको अगर नेक्ड आई से देखते हैं तो आप उनको अलग अलग नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो एलॉय फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस होती हैं, एलॉय फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती हैं कि किन दो एलिमेंट्स के बीच में क्या हो सकता है, एलॉय बन सकता है, ये हम डिफाइन करते हैं। इसमें पहली कंडीशन आती है कि जो साइज ऑफ एटम्स है, साइज ऑफ एटम्स ऑफ मेटल should not be differ by 15%। उनके जो एटॉमिक साइजेस होते हैं उसमें 50% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट के जो अगर आप एटॉमिक साइजेस के ऊपर जाते हैं तो उनके साइज में 50% से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट आपस में क्या कर लेते हैं, एलॉय बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा, उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी सेम। तो ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सबकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, या तो CCP होती है या SCP होती है। थर्ड वन आप कह सकते हैं दे हैव सिमिलर, नियरली सिमिलर, ठीक है, नियरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो नियरली सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो एलॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा एलॉय हमें आयरन के देखने के मिलते हैं, इसलिए हम आयरन के जो एलॉयज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फेरस एलॉयज, फेरस एलॉयज बोलते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट स्टील फॉर्म में होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टील में होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं निकल स्टील, ठीक है, क्रोमियम स्टील, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील। निकल स्टील में क्या होता है, इसमें निकल प्रेजेंट होता है, क्रोमियम स्टील में क्रोमियम प्रेजेंट होता है, और मैग्नीज, एक मैग्नीज स्टील होता है उसमें मैग्नीज होता है। स्टेनलेस स्टील में निकल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है, ठीक है। और मैग्नीज में Mn होता है और आयरन होता है। इसमें क्या होता है, Ni होता है और आयरन होता है, ठीक है। इसमें क्रोमियम होता है और आयरन होता है। एक होता है क्रोमियम
टंगस्टन स्टील, तो क्रोमियम में Cr, टंगस्टन का W एंड Fe। तो ये अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, स्टील होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फेरस स्टील भी बोलते हैं, ठीक है, या फेरस एलॉय भी बोलते हैं। तो इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स है सभी क्या हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। लेकिन कुछ एलॉयज ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मिले हुए होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ब्रास में क्या ऐसा कॉपर एंड जिंक होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज में कॉपर होता है और टिन होता है, मीन्स Sn होता है, तो इसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, अदर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो एलॉय फॉर्मेशन होती है, एलॉय फॉर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलॉय फॉर्मेशन में आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो अगर आपको आता है डिस्क्राइब द एलॉय फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप बताएंगे most of the transition element forms the alloy and it is the most important property of the transition element. And the alloys are the homogeneous solid solution in which the atoms of one transition element are randomly distributed among the atoms of the other element, ठीक है। There are some condition by following which we can make the alloys. There should be not more than 50% difference in their atomic sizes. They should have same crystal structure and they have same chemical properties just like electronic configuration। जैसे कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में मीन्स n- इनर डी ऑर्बिटल में जाता है, तो इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो नियरली सेम होती हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम एलॉय फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। सबसे ज़्यादा एलॉयज जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं वो आते हैं आयरन के, जिनको हम बोलते हैं फेरस एलॉयज बोलते हैं, या आप कह सकते हैं फेरस स्टील बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एलॉयज हैं जो हमने आपको नोट्स में भी दिए हैं और यहाँ पर भी बताए हैं। कुछ एलॉयज होते हैं जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज होते हैं जिसमें ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, और जो टिन होता है और जिंक होता है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। और हमने पहले ही बताया था कि जो आपके कॉपर, मरकरी और कैडमियम होता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए उनके ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट के सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो हम मोस्टली 3D एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि जो अदर सीरीज हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, मीन्स अदर सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है और वो आपको डेली लाइफ में देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और 3D सीरीज। तो आइए देखते हैं। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस, ठीक है, ऑक्सो एनायंस या आयंस। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इनका जो केमिकल बिहेवियर है वो होता है, या इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सम इम्पोर्टेंट compounds of ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या आप कह सकते हैं 3D सीरीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की, ठीक है। ऑक्साइड जो होते हैं वो डायरेक्ट combination of metal with oxygen at high temperature, ठीक है। तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दे ऑल फॉर्म एमो टाइप
oxides which are ionic and acidic in nature except स्कैंडियम। स्कैंडियम जो होता है वो क्या बनाता है, Sc2O3 बनाता है। बाकी सभी मेटल MO टाइप बनाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं TiO, VO, CrO, MnO, FeO, COO, CuO, ZnO। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है, इसको नहीं लेंगे हम। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, कॉपर एक अलग ऑक्साइड भी बनाता है जिसका नाम है Cu2O। इट इज़ आल्सो आयनिक एंड आप कह सकते हैं इट इज़ बेसिक। ठीक है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अप टू जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट coincides with group number up to mn तक ग्रुप नंबर के साथ कोइंसाइड करती है। जैसे Sc2O3 इसमें +3 है, इसका ग्रुप नंबर भी 3 है। ठीक है, TiO2 इसका ग्रुप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ग्रुप नंबर 4 है। ठीक है, वेनेडियम V2O5 इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप नंबर 5 है। CrO3 इसमें +6 है और ग्रुप नंबर 6 है। Mn2O7 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ग्रुप नंबर भी 7 है। लेकिन आफ्टर बियॉन्ड ग्रुप 7 क्या होता है, ओनली Fe2O3 सो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आया समझ में। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सोकैटायन फॉर्म में भी स्टेबल ये शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको पता चल गया कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ हाई टेम्परेचर पर जब मेटल रिएक्शन करते हैं तब बनते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D एलिमेंट जो होते हैं वो MO टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम जो कि Sc2O3 बनाता है, क्योंकि स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस तरीके से और जितने भी MO टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी आयनिक होते हैं, क्योंकि उसमें मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो इसलिए उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए उनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जो कॉपर होता है वो Cu2O टाइप का एक और आयनिक ऑक्साइड बनाता है। तो Cu के 2 ऑक्साइड होते हैं, एक Cu होता है और एक C2O होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करेंगे किसके, हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के ऐसे ऑक्साइड कैटायन, ऑक्सोकैटायंस। ऑक्सोकैटायंस किसमें कौन से होते हैं, ऐसे आयन जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे आयंस को हम ऑक्सोकैटायन बोलते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कुछ मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सोकैटायन में भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इसमें ऑक्सोकैटायन में कौन कौन से हैं अभी देखते हैं यहाँ पर। तो ऑक्सोकैटायंस में जैसे VO2 पॉजिटिव है या VO पॉजिटिव है। ठीक है, VO2 पॉजिटिव है, यहाँ पर ये कौन सी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है। जैसे TiO पॉजिटिव या TiO2 पॉजिटिव,
यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरीके से इन कैटायन के अंदर भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। लेकिन हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी हम दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है आपके कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर, और सेकंड होती है एसिड एंड एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले कोवलेंट कैरेक्टर की, कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation state oxides are covalent because high polarizing power, ठीक है। और इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज आयनिक, आयनिक ऑक्साइड्स। जैसे हम बात कर सकते हैं, एक आपके पास MnO2 है या MO है और एक आपके पास Mn2O7 है, तो इट विल बी कोवलेंट और इट विल बी आयनिक, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट या आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। या आप कह सकते हो CRO और एक आपके पास है CRO3, तो ये कौन सा हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा और ये आपका कोवलेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो आया समझ में आपको कौन सी दो प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम ऑक्साइड में, एक तो कोवलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे। अब हम कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर हमने बात कर लिया है कि जिन ऑक्साइड्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है वो ऑक्साइड क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका जो क्या होता है, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं मैंगनीज मोनोऑक्साइड एंड मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड Mn2O7 में जो Mn2O7 है वो कोवलेंट है और जो MnO है वो आयनिक है। और जो आयनिक ऑक्साइड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो इसमें सिंपल सा है आपके लिए, ठीक है। मैंने आपके नोट्स में एक टेबल भी दी है जिसमें हर एक एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D सीरीज के, उनके ऑक्साइड के आगे उनकी नेचर लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक, ठीक है। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर बेसिक, ठीक है। इन मॉडरेट या आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसके अंदर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक जो दोनों तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। तो मोस्टली जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड जो हैं, एसिडिक ऑक्साइड जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, एक तो Mn2O7 हो गया, Cr2O3 हो गया, CrO2 हो गया, COO2 हो गया, ठीक है। ये सभी क्या हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड हैं क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये
MnO4 टाइप, इसको क्या बोलते हैं हम, पर मैंगेनिक एसिड। ये आपने नाम सुना भी नहीं होगा, पर मैंगेनिक एसिड। ये करके क्या बनाएगा, ये क्रोमिक एसिड बना लेता है, HCrO4। ठीक है, इस तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करके ये भी एसिडिक होता है और ये भी एसिडिक होता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके V2O5 हो गया। ठीक है, ये एम्फोटेरिक होता है, या आप V2O होता है, VO2 होता है, TiO2 होता है। ये सभी क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और जो आपके क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके मीन्स आप कह सकते हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, जैसे आप बात करते हैं Fe2O3, ठीक है, Cu2O, CuO, MnO, COO, NiO, ठीक है, TiO या VO2, सॉरी, हाँ VO2 कह सकते हैं आप, Ti2O3, ये सभी क्या हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आपको दिया हुआ है MnO2, MnO एंड Mn2O7, तो इसमें से आपको एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड निकालना है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है तो ये हो गया बेसिक। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये हो जाएगा एसिडिक, और जो मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये हो जाएगा एम्फोटेरिक। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो बेसिक और एम्फोटेरिक दोनों हो सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक हमने आज इस वीडियो के अंदर हमने 3 टॉपिक करे हैं। एक हमने किया है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, दूसरा एलॉय फॉर्मेशन, थर्ड क्या है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें हमने 3D सीरीज, जो 3D सीरीज है या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसी के एलिमेंट के बारे में बात की है। ठीक है, उसमें भी हमने क्या किया, हमने ऑक्साइड्स किए हैं, ऑक्साइड के अंदर किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, कौन से ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या उन ऑक्साइड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है। हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एक पढ़ी है आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर के लिए, और दूसरी पढ़ी है हमने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस पार्ट वाइज मिल जाएं और आपका जो रिदम है पढ़ाई का वो बना रहे। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।